हम आपको पढ़ा रहे थे रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने आपको सबसे पहला पढ़ाया था योग अभिक्रियाएं, दूसरा हमने पढ़ाया था अपघटन अभिक्रियाएं, तीसरी हम आपको पढ़ा रहे थे विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि एक तत्व किसी यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब उसकी जगह खुद आ जाता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि कोई एक तत्व X है और एक कोई कंपाउंड है YZ, तो क्या बन गया XZ, मतलब X ने इस Y को प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया, और Y देखो बाहर निकल गया और Z के साथ कौन आ गया X। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो विस्थापन अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, धातु विस्थापन और अधातु विस्थापन। धातु विस्थापन में क्या होता है कि यौगिक में एक धातु दूसरी धातु को मुक्त अवस्था में विस्थापित कर सकती है। यौगिक में एक धातु दूसरी धातु को मुक्त अवस्था में विस्थापित कर सकती है। जैसे आप देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, यदि हम उसमें जिंक डालें तो जिंक कॉपर को मुक्त अवस्था में विस्थापित कर रही है। देखिए ये कॉपर मुक्त अवस्था में आ गया, ये सॉलिड। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम जिंक की छड़ डालते हैं तो जिंक डालते हैं तो क्या होता है, जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को मुक्त अवस्था में विस्थापित कर देती है। देखो कॉपर अलग हो गया, तो एक धातु के द्वारा दूसरी धातु का विस्थापन हो गया, इसको हम धातु विस्थापन कहते हैं। दूसरा है हमारा अधातु विस्थापन। इसमें हमारी हाइड्रोजन विस्थापन, ऑक्सीजन विस्थापन वाली अभिक्रियाएं शामिल हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर Na ने, ये जल है H2O, तो यहां से एक H को विस्थापित कर दिया, तो दो Na है, तो दो Na ने दो हाइड्रोजन को विस्थापित किया, तो H2 बाहर निकल गया और यहाँ पर OH बचे दो और दो Na आके जुड़ गए, तो क्या बन गया NaOH। तो यहाँ पर धातु ने अधातु का विस्थापन कर दिया, इसको हम अधातु विस्थापन अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। अब चौथी अभिक्रिया है असमानुपातन अभिक्रियाएं। असमानुपातन अभिक्रियाएं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती थी, जिनमें ऑक्सीकरण हो रहा हो किसी एक तत्व का और दूसरे तत्व का क्या हो रहा हो, अपचयन। लेकिन असमानुपातन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी का अपचयन। जैसे आप कहीं भी देखिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, रिडॉक्स अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल जैसे ये था हमारा, तो यहां पर क्या हो रहा था, ये देख लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जिंक 0 से कितना हो रहा है, जिंक +2, तो जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो रही, 0 से 2 हो रही है, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन की देखिए +1 से 0, तो हाइड्रोजन की क्या हो रही, कमी, तो ये हो रहा अपचयन, और जिंक का क्या हो रहा, ऑक्सीकरण। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का, अपचयन किसका हो रहा, हाइड्रोजन का। तो अलग अलग तत्व हैं। लेकिन असमानुपातन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन तो हो रहा है, लेकिन एक ही तत्व का हो रहा है, उसी तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी तत्व का अपचयन हो रहा है। देखते हैं हम, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया H2O2, तो यहाँ H2O2 में आप जल्दी से निकालिए किसकी ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्रोजन की। तो ये तो परऑक्साइड है, तो आप जानते हो कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -1 और इसकी होती है +1, और यहां देखो तो ऑक्सीजन की 0 और यहां पर कितनी होगी -2 और यहां पर +1। अब हम देखते हैं, जरा निकालना आपको सिखा चुके हैं हम, तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन -1 से हो गया -2, -1 से हो गया -2, तो -1 से -2 होने का मतलब ON में कमी, ON में कमी मतलब क्या हुआ, अपचयन। और यहां देखिए -1 से 0 हुआ, तो ये क्या हो रहा, ON में वृद्धि, ON में वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो यहां आप देख रहे हो कि ऑक्सीजनी का अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीजनी का ही ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो इस अभिक्रिया रिडॉक्स नहीं है, रिडॉक्स में अलग अलग का होता है। ये था रिडॉक्स अभिक्रिया, एक तत्व का ऑक्सीकरण दूसरे तत्व का अपचयन। लेकिन असमानुपातन अभिक्रियाओं में एक ही तत्व का
ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। अब हम देखते हैं, ये कुछ उदाहरण हमको दिया गया है, उदाहरण नंबर 8.5। तो क्या है उदाहरण नंबर 8.5, पढ़ते हैं हम। उदाहरण नंबर 8.5 में उन्होंने हमें ये कुछ स्पीसीज दी हैं और कहा है कि बताइए कि कौन किसमें असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं होगी। तो असमानुपातन प्रवृत्ति किसमें होती है? जिसका ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, जिसका अपचयन भी हो रहा हो। ऑक्सीकरण का अर्थ है कि वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर पाए, अपचयन का अर्थ है कि वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या में कमी कर पाए। तो आप जानते हो ये स्पीसीज है, इसमें हम Cl की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं और Cl की जो मैक्सिमम अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो 7 होती है, 7 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि वर्ग है उसका 7। ठीक है, तो असमानुपातन प्रवृत्ति वो स्पीसीज दिखाएगा जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी कर सकता हो और कमी भी कर सकता हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 4 स्पीसीज को लेते हैं और इनका क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं जल्दी से। यहाँ Cl की निकालेंगे, यहाँ Cl2 की निकालेंगे, यहाँ Cl की निकालेंगे, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl निकालते हैं जल्दी जल्दी से, रफली काम कर लेते हैं हम। तो ये Cl और माइनस में निकालते हैं सबसे पहले। तो हम उसकी मानी हमने x और ऑक्सीजन की कितनी होती -2 और बराबर में -1, तो x बराबर -1। तो यहां पर निकली हमारी क्या, जल्दी से बताइए क्या निकली, -1। ये लिख दिया मैंने -1। यहां निकालिए तो ये x मान लें और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 दूनी 4, तो वो भी माइनस के बराबर में -1। तो x का मान आया 3, माइनस प्लस का बना रहा था, प्लस 1 आएगा बेटा, -1 वहां जाएगा ना तो +1, तो ये प्लस की, ये प्लस का 3, ये +3। इसी तरीके से इसकी निकालिए तो ये x मान लें, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 गुणे 2 -2 तो -6 और बराबर में ये का आवेश है तो -1। तो यहाँ x का मान निकला +5। तो इसकी Cl की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +5। जब हम यहाँ निकालेंगे तो Cl की मानी हमने x और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 दूनी 8 और -2 होती है ऑक्सीजन की, तो -2 का गुणा 4 में करेंगे तो -8 और एक माइनस आवेश है तो -1, तो x का मान आया 7। तो x 7 है, मतलब Cl की ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये हमने रफ काम कर लिया अपना। अब आप देखिए कि Cl यहाँ +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो ये अपनी कम भी कर सकता है, -1 भी कर सकता है, -1 भी कर सकता है, तो अपना अपचयन भी कर सकता है। अब +1 है तो ये +2 पे भी जा सकता है, +3 पर भी जा सकता है, +4 पर भी जा सकता है, मतलब अपनी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी कर सकता है, मतलब ऑक्सीकरण कर सकता है। Cl देखो यहाँ +3 है तो अपना अपचयन कर सकता है और अपना ऑक्सीकरण भी कर सकता है, मतलब अपनी ऑक्सीकरण संख्या में कमी भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है। यहाँ Cl +5 है तो यहां भी ऑक्सीकरण संख्या में कमी भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है। यहां देखिए Cl कमी तो कर सकता है लेकिन वृद्धि नहीं कर सकता है, क्योंकि Cl वर्ग 7 में पाया जाता है और वर्ग 7 के अनुसार इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आपकी मैक्सिमम होती है वो 7 होती है, तो 7 से ज्यादा ये प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो Cl चाहे कि अपनी 8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करे, 8 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करे तो नहीं कर सकता है। तो इस कंपाउंड में Cl अपना ऑक्सीकरण नहीं कर सकता है, जबकि इन तीनों में Cl अपना ऑक्सीकरण कर सकता है, सिर्फ इसमें नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न स्पीसीज में कौन असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं प्रदर्शित करता है, तो हम लिखेंगे ClO4 माइनस असमानुपातन प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता है, क्योंकि इस कंपाउंड में Cl की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +7 है और +7 से ज्यादा Cl की ऑक्सीकरण संख्या हो नहीं सकती है, मतलब वो अपना ऑक्सीकरण नहीं कर सकता है। और पूछा गया था कि अभिक्रियाएं भी लिख दें, तो पहले तो पूछा गया कि कौन नहीं कर सकता, तो ClO4 माइनस नहीं कर सकता, और अभिक्रियाएं भी लिख दीजिए, कल लिख दिया हमने। तो यहां से ये देखिए क्या हुआ, +1 से -1 में चला गया, तो क्या कर लिया इसने अपना अपचयन, और +1 से कहां चला गया +5 में, मतलब अपना ऑक्सीकरण कर लिया। ये देखिए +3 था, -1 में चला गया, +5 में चला गया, तो +3 से -1 का मतलब है अपचयन, +3 से +5 का मतलब है ऑक्सीकरण, +5 से कहां चला गया -1 में और +7 में, तो ये +5 से -1 मतलब अपचयन और +5 से +7 ऑक्सीकरण। अब यहां मान लो हम ले लेते ClO4 माइनस,
तो ये Cl माइनस बना लेता, और ये जो भी कंपाउंड यहाँ बना था तो उसकी कितनी होती, उसमें भी उसकी 7 होती, और यहाँ भी 7 होती, तो कोई चेंज ही नहीं होता ना, क्योंकि 7 से ज्यादा 8 वाला हो नहीं सकता था। इसलिए ये क्या करता है, असमानुपातन प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करता है।